क्वांटम थ्योरी इस पूरे फिनोमेना को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया। सो कॉम्पटन अप्लाइड आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। जो आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का इस्तेमाल कॉम्पटन ने किया। आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी लाइट के ऊपर, विद दैट assumption that the incident that the assumption that the incident photon possess momentum in addition to energy। नंबर 1, पहली एजम्पशन क्या ली बेटा? आइंस्टीन ने जो कहा था ना कि फोटोन मान लो, है ना, किसी भी रेडिएशन को, और फोटोन की कुछ एनर्जी होती है, कुछ मोमेंटम होता है, तो वही कॉन्सेप्ट बेटा कॉम्पटन ने इस्तेमाल किया। उसने पहली बात क्या मानी, एजम्पशन में पहली बात लिखवा रहा हूं, द बीम ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे of frequency nu consist, क्या माना बेटा? consist of streams of photon, कि वो जो बीम है उसमें बेटा बहुत सारे फोटोन्स हैं, streams of photon, each of एनर्जी, हर एक की एनर्जी कितनी होगी बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड मोमेंटम दैट इज P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी या H बाई लेमडा, ठीक है। फिर एनर्जी को आप C से डिवाइड कर देते हो तो मोमेंटम निकल कर आ जाता है, तो H बाई लेमडा कह दो या फिर एच न्यू कह दो, एच न्यू बाई सी कह दो, ठीक है ना। ये अज्यूम किया पहली चीज। और क्या किया? ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीम विद स्पीड या विद वेलोसिटी कह दो सी। ये माना गया कि जो एक्सरे जिस दिशा में मूव कर रही है उसमें ये मानो कि वो ग्रुप ऑफ फोटोन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और उसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा है, और उस मोमेंटम की वेलोसिटी क्या है बेटा उस फोटोन की? दैट इज द सी। ये पहली अजम्पशन कॉम्पटन ने की, थोड़ा सा आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट लिया और उसकी कॉन्सेप्ट लेकर अपनी एक अजम्पशन बना। दूसरी अजम्पशन क्या ली बेटा? दो अजम्पशंस ली थी मेनली। दूसरा क्या कहा कि जो द स्कैटर्ड या द स्कैटरिंग is due to the elastic, this is the most important thing बेटा, कि इसने क्या माना? इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। बेटा मेरे को एक बात बताओगे, मैंने आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया
तो मैंने वहां क्या बताया था बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके साथ होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, लेकिन आपका जो क्वांटम इफेक्ट होगा वो किसके साथ होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास साथ होगा, जो किस पर है, रेस्ट पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको नीचे लिखवा रहा हूं, क्लियर। हेंस अब बेटा मैंने जो कोलिजन माना है वो मैंने इलास्टिक कोलिजन माना है, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, हेंस द कंजर्वेशन ऑफ the conservation laws of energy and momentum hold good in the scattering process. In the scattering process, we should assume that कि जो आपका कोलिजन होगा, जो एक्सरे जो गिर रही है उसको जो आपने फोटोन माना है, और वो जो कार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है, उनको फ्री मानना है आपको, और वो रेस्ट पे मानना है। अगर आप ये चीजें मानोगे तो आप बेटा क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे। So these are two important, we can say that the assumption. With the help of these assumptions, we solve the problem. अब किस तरीके से इन assumptions का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सोल्व किया गया उस पर हम चलते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। जो सर इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग यानी कोलिजन पढ़ा था, तो सर उसमें तो दोनों में एनर्जी और मोमेंटम जो होगा हमारा वो कंजर्व होगा सर, बस फर्क काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है ना, वो एनर्जी और उसमें वो नॉट कंजर्व होगी। और ऐड कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। एक्चुअली जो इनइलास्टिक है उसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होती, तो ये कॉन्सेप्ट भी बेटा आप यूज करोगे। ओके, अब ठीक है बेटा। अरे बोलो ठीक है क्या, हेलो am I audible? नेटवर्क में बहुत इश्यूज आते हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया। चलो मैं अब ये जो अजम्पशंस मानी है, इन अजम्पशंस को लेकर बेटा आपको समझाता हूं कि कॉम्पटन इफेक्ट की कैसे एक्सप्लेन हुआ। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। हमने कंसिडर किया है कि एक्सरे को एक बीम ऑफ फोटोन इस्तेमाल करें, एंड कोलिजन हम इलास्टिक माने, और वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। ये हमने अज्यूम किया है बेटा। तो क्या क्या अज्यूम किया है, वी कंसीडर ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे of frequency nu and the wavelength, और मैं इसकी wavelength क्या कह सकता हूं, and the wavelength lambda be incident on a target इलेक्ट्रॉन, जिस टारगेट इलेक्ट्रॉन को आपने फ्री माना है। लेट द इंसिडेंट फोटोन आफ्टर सफरिंग इलास्टिक कोलिजन, मैंने कोलिजन भी इलास्टिक माना है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि अगर आप एक बॉल को
धरती पे फेंको और वो जिस हाइट से आप उसको फेंक रहे हो उसी हाइट पर बार बार आती रहे, बार बार, फिर नीचे जाए फिर आ जाए, फिर नीचे जाए फिर आ जाए, फिर नीचे जाए फिर आ जाए, किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। आफ्टर सफरिंग ए इलास्टिक कोलिजन with a free electron, is scattered through an angle phi, जिसको हम स्कैटरिंग एंगल भी कहेंगे बेटा, फाई, एंड द इलेक्ट्रॉन रिकॉइल, रिकॉइल मतलब धक्का लगता है, एक तरफ चला जाता है, रिकॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ या इन द डायरेक्शन थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा पूरे फिनोमेना को। एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल फ्री है और किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। इस पर एक फोटोन जो है वो गिरता है, ये आपकी इंसिडेंट डायरेक्शन है, तो इस पर एक फोटोन जो है वो गिरता है, ठीक है, एक फोटोन है वो इस पर गिरता है, और ये इंसिडेंट फोटोन है बेटा, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन। और इस इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी की बात करूं तो वो एच न्यू है। इस इंसिडेंट फोटोन की अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो एच न्यू बाई सी है या फिर एच बाई लैम्डा है। क्लियर बेटा, ये इंसिडेंट फोटोन है। और जैसे ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये फोटोन स्कैटर्ड हो गया। तो ये क्या है, स्कैटर्ड फोटोन। अब स्कैटर्ड फोटोन की आपकी स्कैटर्ड एनर्जी भी रहेगी, क्या बेटा, एच न्यू डैश। स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम भी रहेगा, क्या बेटा, एच बाई लैम्डा डैश। और ये किस एंगल पर स्कैटर्ड हुआ है, फाई पर हुआ है। क्लियर। और जो इंसिडेंट फोटोन था बेटा उसकी वेवलेंथ आपकी लैम्डा थी, और जो स्कैटर्ड आया है उसकी वेवलेंथ आपकी लैम्डा डैश हो गई। तो बेटा सीधी सी बात है, कुछ एनर्जी आएगी और उसमें से कुछ फोटोन बाहर निकलेगा, तो सीधी बात है जो ई स्कैटर्ड है वो कम होगा, एनर्जी स्कैटर्ड की कम होगी। एनर्जी कम होना मतलब उसका लैम्डा ज्यादा होना, है ना बेटा। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है ना बेटा। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो अगर एनर्जी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, तो सीधी बात है बेटा स्कैटर्ड अगर कोई हुई है तो उसकी एनर्जी तो कम होगी इंसिडेंट से, इसका मतलब उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो वो लैम्डा डैश आपका क्या है, स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है। और क्या हुआ है इसके अलावा बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर फोटोन गिरा, तो एक तो फोटोन निकल गया, दूसरा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर रिकॉइल हो गया। रिकॉइल मतलब इधर सरक गया, ये समझो, ठीक है ना। तो ये है आपका रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ, एंड दिस एंगल इज थीटा। इस रिकॉइलिंग एंगल को हम थीटा कहते हैं। अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि इस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, आपसे ये पूछ ले, मैं आपको एक एक चीज हालांकि पूरा बताऊंगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं फिर बताऊंगा ये चीज में। एक बात बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर देखो बेटा दो प्रकार की एनर्जी होती है। जो टोटल एनर्जी है मैं लिखवा देता हूं आपको साइड में, मैं बाद में भी बताऊंगा इसके बारे में।
जो टोटल एनर्जी है बेटा वो दो प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी ये क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक रेस्ट मास एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो बेटा उसमें काइनेटिक एनर्जी 0, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी बेटा? रेस्ट मास एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है बेटा? m0 c²। हमेशा m0 क्या है? रेस्ट मास है। m0 इज द रेस्ट मास। तो आप बेटा मेरे को बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी? बोलोगे बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है बेटा? बताओ। शाबाश। अरे बेटा रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है बेटा? बोलो। रेस्ट मास एनर्जी। दोबारा सुन लो बेटा, दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो रेस्ट मास एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है मतलब रेस्ट पर है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी बेटा? सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी रहेगी। क्लियर? बताओ बेटा यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ओके। अब बेटा मेरे को और बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन आया इसकी एनर्जी क्या क्या रहेगी? बेटा एक तो देखो ये मूव करने लग गया, रिकॉइल हुआ है मतलब मूव किया है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। मेरी बात समझे बेटा? तो ये मैं लिखा है एनर्जी किसकी बेटा? जो रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन है, और ये मैंने रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखी। अरे बेटा समझ में आई ये बात जो मैं कह रहा हूं? हाँ जी। यस सर। सो देखो बेटा, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? शाबाश। देखो मैं बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। बेटा देखो इंसिडेंट क्या हुई? एच न्यू। स्कैटर्ड क्या हो गई? एच न्यू डैश। तो जो बची हुई एनर्जी है वही तो बेटा कहाँ गई है? इलेक्ट्रॉन के पास गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्व। जितनी एनर्जी गिरेगी उतनी ही स्कैटर्ड होगी। तो एच न्यू इंसिडेंट की, एच न्यू डैश उसमें से स्कैटर्ड हो गई, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन के पास आई क्या वो एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश नहीं है बेटा? बोलो बताओ बेटा, समझ में आई ये बात जो मैं कह रहा हूं? यस सर। क्लियर? तो बेटा ये चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशंस, ये एक्सप्लेनेशन है। अब इस एक्सप्लेनेशन से मैं कंप्लीट आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार दोबारा देखते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा एक एक्सरे बीम है, इसको फोटोन मान लिया, तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू रहेगी और उसका मोमेंटम h बाई लैम्डा रहेगा। उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करवा दिया और खुद बेटा कुछ एनर्जी को लूज करके इलेक्ट्रॉन को दे दी कुछ एनर्जी और बाहर निकल गया। तो इसको हमने क्या कह दिया? स्कैटर्ड फोटोन कह दिया। और द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज हाई एंड दिस थीटा इज द बेटा एंगल ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया कि ये लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से बड़ा मिलेगा। लैम्डा से बड़ा क्यों मिलेगा बेटा? क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम होगी इंसिडेंट के कंपैरिजन। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी। क्लियर? बताओ बेटा यहां तक का फिनोमेना समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके। अब बेटा मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि किस तरीके से आपका वो जो डेरिवेशन है वो आया। ठीक है? तो आप सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, आगे चलता हूं बेटा मैं। बेटा किसी भी बुक में देख लेना, आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर पे देख लेना, बहुत ज्यादा अपन डेरिवेशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है इसमें अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से आती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन कर पाओ, है ना? वरना स्टेटमेंट में आप घूम जाओ। चलो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करवाता हूं मैं आपको एक एक चीज के बारे में। चलते हैं बेटा, काम करना प्रारंभ करते हैं। सो मैंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पर, इस पर फोटोन गिरा विद एनर्जी
एच न्यू मोमेंटम h बाई लैम्डा या h न्यू बाई c, एक ही बात है। और इससे क्या हुआ, एक फोटोन स्कैटर्ड हो गया हाई एंगल पर विद एनर्जी h न्यू डैश विद मोमेंटम h बाई लैम्डा डैश। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हो गया, ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा कितनी आई थी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, कोई बच्चा बता सकता है? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अरे बेटा यही तो आएगी, एच न्यू एनर्जी आई और स्कैटर्ड हो गया एच न्यू डैश से, तो बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। टोटल एनर्जी नहीं बेटा, मैं काइनेटिक एनर्जी लिखी है आपके बाद। बोलो बेटा ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब बेटा मैं पूरी कहानी को समझ आता हूँ। चलो और भी ले लो बेटा, और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या इसकी एनर्जी और है बेटा, रेस्ट मास एनर्जी बताना बेटा कितनी है, m नॉट c स्क्वायर। और इस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताना बेटा कितनी आएगी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी मतलब h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर। अब मैं एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं, आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने जो कोलिजन माना है वो इलास्टिक कोलिजन है। अब देखते हैं। सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ को लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है बेटा जो बिफोर कोलिजन एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to energy after consumption। एनर्जी कंजर्वेशन से पहले और एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी आफ्टर कोलिजन कितनी एनर्जी हो। देखो बेटा एनर्जी कोलिजन से पहले कितनी एनर्जी है बेटा बताओ। एक तो इंसिडेंट दैट इज द एच न्यू प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है बेटा कोलिजन से पहले एनर्जी बताओ, m नॉट ई स्क्वायर। बताओ बेटा ये है या नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन करो। भाई कोलिजन से पहले क्या है, प्रोटॉन इंसिडेंट कर रहा है और उसकी रेस्ट मास एनर्जी m नॉट ई स्क्वायर, तो यही तो है, बोलो। यस सर। कोलिजन के बाद का क्या है, जो फोटोन के पास एनर्जी कितनी बची h न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई बेटा बताइए, काइनेटिक एनर्जी के प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूं e के प्लस m नॉट c स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी प्लस में उसकी रेस्ट मास एनर्जी, तो ये m नॉट ई स्क्वायर नहीं बेटा c स्क्वायर है। तो आप यहां से भी देख सकते हो E के कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा, देखो चेक करो, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से भी ड्राइव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी। बोलो बेटा यहां तक का कंप्लीट समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस। अब बेटा मैं इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं, अप्लाई देखो बेटा एक बात और इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना हो तो मैंने कोई भी डायरेक्शन का यूज नहीं किया, चाहे वो किधर भी जा रहा हो मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान कैसे रखेंगे उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा यहां तक आपने नोट कर लिया होगा ऑप्शन,
आगे मूव करता हूं मैं। बेटा हो गया क्या यहां तक नोट? ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं यहां लिख देता हूं, K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अगर कभी इस्तेमाल होगी तो बेटा मैं ये डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हमें इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूं मोमेंटम कंजर्वेशन। नोट कर लेना बेटा अच्छे से। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अब बेटा मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा बेटा डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं कि किधर आप कंजर्व करवाना चाहते हैं। तो सुनो बेटा, दो डायरेक्शन होंगे बेटा। एक तो मैं ये मान लेता हूं, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में आपके फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, और एक मैं ये परपेंडिकुलर मान लेता हूं से वाई एक्सिस। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को कंजर्व करवाओ तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में कंजर्व करवाएंगे, एक्स में सेपरेटली, वाई में सेपरेट। क्लियर बेटा? तो अब मैं करवाता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा वही बात है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन along x-axis is equal to momentum after collision along x-axis। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेपरेटली बेटा मैं आपका कोलिजन मोमेंटम लगाऊंगा। अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो बेटा, बिफोर कोलिजन इस इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम क्या है बेटा? h बाई लैम्बडा, या मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा? बोलना जरा, h न्यू बाई c। बोलो बेटा, मैंने इसको ऐसे भी लिखा था ना? यस सर। बोलो बेटा, प्लस फोटोन तो हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन किस पर है बिफोर कोलिजन? बताओ, रेस्ट पे। तो इसका मतलब उसका मोमेंटम कितना हो गया? 0। बोलो बेटा, ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, अब आफ्टर कोलिजन कोई बच्चा बताएगा मेरे को? देखो बेटा, मैं ध्यान से सुनना, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा और सर उसका फोटोन का। ये है एच न्यू बाई एच न्यू डैश बाई सी। तो बेटा ये जो फाई है ना, फाई, इस फाई की तरफ कंपोनेंट आता है एच न्यू डैश बाई सी इंटू कोस फाई, और बेटा फाई से परपेंडिकुलर की तरफ कंपोनेंट आता है एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाई। मैं इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं यहां पर आपको कि बेटा इधर की तरफ मोमेंटम था एच न्यू डैश बाई सी और ये एंगल था फाई। तो जब भी एंगल फाई हो तो फाई एंगल की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा एच न्यू डैश बाई सी इंटू कोस फाई। क्या आएगा बेटा? कोस ऐड होगा, कोस फाई। और फाई से जो दूसरी साइड एंगल है वो आएगा एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाई। बोलो बेटा, क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ जी, यस सर। हाँ। तो फाई की तरफ कंपोनेंट आता है कोस फाई और साई से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है साइन। क्लियर बेटा? तो बताइए अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो बच्चा बता सकता है? एच न्यू कोस फाई है बेटा? एच न्यू डैश कोस फाई। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं एच न्यू डैश बाई सी इंटू कोस फाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दूसरा, मैं ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसकी एक बार के लिए मोमेंटम पीई मान लेता हूं। आई टेक द मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज पीई। तो बेटा अगेन आप बताओ,
अगर इधर की तरफ मोमेंटम पीई है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा की तरफ तो क्या आ जाएगा, पीई कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, पीई साइन साइन थीटा। तो इसका मतलब इसमें एक एडिशनल एक और मोमेंटम आ जाएगा, क्या बेटा, पीई कोस थीटा। बोलो बेटा, क्या ये चीज आएगी या नहीं आएगी, मुझे एक्सप्लेन करो। बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, शाबाश। तो ये चीज हम सीखते हैं। दूसरा, अगर मैं बेटा अलोंग वाई एक्सिस लगाऊं इस इक्वेशन, अलोंग वाई एक्सिस, तो बताओ बेटा बिफोर कोलिजन कोई वाई एक्सिस की तरफ कुछ हो रहा है बेटा, बोलो। नो सर, जीरो हो जाएगा। जीरो। 0. और आफ्टर कोलिजन वाई की तरफ देखेंगे, तो एक तो है एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन फाइव, और बेटा एक है नीचे की तरफ, तो नीचे वाले को मैं माइनस लेता हूं जनरली, तो माइनस पी साइन थीटा। Sin. बोलो बेटा, क्या ये दो इक्वेशंस आएंगी, बताइए मुझे। Yes, sir. बेटा आई थिंक मैंने यहां तक बिल्कुल सही किया है, आप मेरे से सहमत होंगे यहां तक। ओके बेटा, आगे चले। Yes, sir. ओके, सो ये बेटा दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, और एक ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अगर कभी इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तीन इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी। अब इन्हीं इक्वेशंस के साथ मैं थोड़ा काम करूंगा और मैं लास्ट में बेटा रिजल्ट को ले आऊं। चलो मैं आगे चलता हूं। सो मेरे को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ ले, मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूं। बोलिएगा बेटा। आई थिंक No, यहां sir. तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं है सर। चले, चलो। Yes, sir. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई सुंदर सी। एक तो एच न्यू बाई सी, आगे बोलना बेटा, इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई प्लस पीई कोस फाई, और एक इक्वेशन आ गई जीरो इज कोस इक्वल थीटा टू हो जाएगा वो सर, पीई कोस थीटा। पी कोस थीटा। यस, और एक इक्वेशन आ गई एच न्यू डैश बाई सी साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है, या बेटा इन दो इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, एच बाई लेमडा, तो न्यू बाई सी आपका क्या होता है, एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा डैश कोस फाई प्लस पी कोस थीटा। और दूसरी मैं थोड़ा सा अगर मैं लिखना चाहूं, जीरो इज इक्वल टू एच बाई लेमडा डैश साइन फाइव माइनस पी साइन। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, अब मेरे को थोड़ा सा रीअरेंज करना है इस पूरे सिस्टम। कैसे रीअरेंज करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, डेरिवेशन करने की हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। इस इक्वेशन से मैंने पी कोस थीटा निकालना है, तो पी कोस थीटा आएगा एच बाई लेमडा माइनस एच बाई लेमडा डैश कोस फाइव, और यहां से पीई साइन थीटा आएगा एच बाई लेमडा डैश साइन फाइव। देखिए बेटा, क्या ये रिलेशन आएगी, यस सर। बताइए, बोलो बेटा। यस सर। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का, एक्स और वाई इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करके इनको ऐड कर दूंगा। तो टेकिंग द स्क्वायर ऑफ, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन x एंड y,
एंड ऐड। क्यों बेटा? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना बन जाएगा? बोलो बेटा, 1 बन जाएगा। 1 जल्दी बताओ बेटा क्या इक्वेशन बनेगी? पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस h बाई लैम्डा डैश कोस फाई का स्क्वायरिंग प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन फाई का स्क्वायरिंग। बोलो बेटा यहां तक बनेगी बात? हाँ जी बताइए मेरे को। यस सर। अब देखो यहां पी स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू, और अगर बेटा ये मैं खोल देता हूं लैम्डा वगैरह का स्क्वायरिंग वगैरह खोल देता हूं तो क्या बनेगा एक बार बताइए वो मेरे को प्लीज। एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई माइनस माइनस एच स्क्वायर बाई लैम्डा 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 डैश कोस फाई प्लस कोस फाई एच स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर फाई। बोलो बेटा क्या ये चीज बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। हाँ जी। अब बेटा यहां से एक चीज और भी देख सकते हो, ये जो पहली टर्म ये है और ये वाली टर्म है, इनमें से एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर 1 यस सर। हाँ तो बेटा मैं नेक्स्ट पे लिखूंगा, आप एक बार यहां तक नोट करो, 1 मिनट के अंदर लिंक चला जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का प्लीज जल्दी से फास्ट, लिंक चला जाएगा वरना। हो गया सर। हो गया? ओके मैं दूसरा लिंक भेजता हूं फिर हम आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे।